गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक लास्ट टॉपिक जो बच गया है उसे कंप्लीट करेंगे। वायरिंग ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट। हमारे घरों में ये जो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसकी डिलीवरी पावर की जो है हमारे घरों में कैसे होती है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेन सप्लाई इज़ डिलीवर्ड टू आवर होम्स यूजिंग ए 3 केबल वायर। 3 वायर सिस्टम से होकर के हमारे घरों में सप्लाई आती है। तुमने देखा होगा घरों के बाहर जो बिजली के खंभे, पिलर्स, पोल्स जो गड़े रहते हैं, उन पोल से 3 वायर आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये 3 केबल वायर जो है उन्हीं से हमें घरों को हमें सप्लाई मिल रही होती है। उन 3 वायर में से एक वायर ऐसे देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोल, और इस इलेक्ट्रिक पोल से 3 वायर तुम देख रहे होगे। एक वायर ये हुआ जिसको हम लाइव वायर कहते हैं, दूसरा न्यूट्रल वायर कहलाता है, तीसरा अर्थ वायर कहलाता है, ठीक है। तो पहले तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो लाइव वायर होती है, इस वायर के ऊपर एक रबर की जो इंसुलेशन होती है वो रेड कलर का इंसुलेशन किया जाता है, रेड कलर का वो रहता है, उसकी कलरिंग करी रहती है, ये कलर कोड है, ताकि हम लाइव वायर कौन है, न्यूट्रल वायर कौन है, इनको पहचान सकें। न्यूट्रल वायर जो है उसके ऊपर जो रबर कोटिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है, और अर्थ वायर जो है इस पर ग्रीन कलर का इंसुलेशन रहता है, वही रबर का जैकेट होता है, और इसकी इस तरह से कलर कोडिंग करी रहती है ताकि तीनों तरह के वायर्स को हम पहचान सकें, ठीक है। इन तीनों के मतलब क्या है अलग अलग हम लोग समझेंगे। तो समझ गया क्या है, हमारे घरों में जो सप्लाई है वो इन 3 तरह के वायर से होकर के आ रही है। ये तीनों वायर्स घरों के बगल में किसी पोल से जुड़े रहते हैं, और जिसमें से एक लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर, तीसरा अर्थ वायर। लाइव वायर वो होता है जिसको हम देसी भाषा में गर्म कहते हैं, ठीक है, और इसको पॉजिटिव वायर भी कहा जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल जो होता है उसको ठंडा तार कहते हैं देसी भाषा में, और ये नेगेटिव होता है। क्लियर है। अब ये जो लाइव वायर है, यहाँ एक्चुअल में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये 2 वायर जो हैं ये पावर जनरेटिंग स्टेशन से आ रहे होते हैं। यहाँ देखो, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन कहीं है, वहाँ से ये लाइव और न्यूट्रल वायर आ रहे होते हैं। ध्यान देना, अर्थ वायर जो है उसका कनेक्शन सिर्फ ये पोल के पास नीचे एक मेटल प्लेट से होता है, ज़मीन के अंदर जो दफन रहता है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा। ये अर्थ वायर जो है ये कोई पावर हाउस स्टेशन से नहीं आता है। तो लाइव और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन जो है ये पावर जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ से भी पावर प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से केबल्स के जरिए ये 2 केबल जो है हमारे लाइव और न्यूट्रल वायर वाले आ रहे हैं, और ये पोल्स के बाद ये तीसरा वायर जुड़ जाएगा, अर्थ वायर, और इस तरह से 3 वायर से होकर के हम तक बिजली आती है। ये जो लाइव वायर जिसको हम गर्म तार कहते हैं या जो पॉजिटिव कहलाता है, एक्चुअल में इससे करंट आ रही होती है, और फिर ये न्यूट्रल वायर जो है ये इससे करंट रिटर्न होकर के जाती है। इस तरह से ये करंट का रिटर्न पाथ जो है न्यूट्रल वायर से पूरा होता है। और ये जो लाइव वायर है इसकी वोल्टेज 220 वोल्ट, हाँ यदि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई की बात है तो, क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज़ को हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। खैर फिलहाल हमारा कंसर्न डोमेस्टिक सप्लाई से, तो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ये जो लाइव वायर है इसकी वोल्टेज 220 वोल्ट मेंटेन करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा समझ लो, ये एसी वोल्टेज चूँकि आ रहा होता है, एसी सप्लाई आ रही होती है, तो इसकी 220 वोल्ट जो है ना ये इसकी आरएमएस वोल्टेज कहलाती है। एक्चुअल में रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहलाती है। चूँकि एसी के केस में तो तुम जानते ही हो कि करंट या वोल्टेज जो है इस तरह से चेंज हो रहा होता है, साइनसोडियल कर्व बन रहा होता है। वोल्टेज की वैल्यू 0 से बढ़ के पीक अटेंड करती है, फिर 0 होने लगती है, फिर डायरेक्शन चेंज करती है, पीक फिर 0 होती है, और इस तरह से फिर से साइकिल रिपीट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो हम एक आरएमएस वोल्टेज की बात करते हैं जिसको रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहा जाता है। जो 220 वोल्ट हम कहते हैं ना वो आरएमएस वोल्टेज होती है, और इसके डिटेल यहाँ हम नहीं दे सकते हैं, इसकी डिटेल आपको 12th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि 220 वोल्ट जो है ये इसकी आरएमएस वोल्टेज होती है।
रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होती है। तो लाइव वायर जो है 220 वोल्ट की आरएमएस वोल्टेज पर रहता है और इसको ऐसा मेंटेन किया जाता है हमारे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए। और ये जो न्यूट्रल वायर है ना, इसकी वोल्टेज जीरो मेंटेन करी जाती है। कैसे मेंटेन करते हैं जीरो? तो क्या किया जाता है कि जब पावर सप्लाई हो रही होती है ना वहाँ पावर जनरेटिंग स्टेशन से, तो उसी समय न्यूट्रल वायर को वहाँ अर्थ कर दिया जाता है। पावर जनरेटिंग स्टेशन पर ही अर्थ कर दिया जाएगा। जब अर्थिंग कर दी जाएगी पावर स्टेशन पे ही, तो इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, हमेशा जीरो मेंटेन रहेगी। तो तुम देखो लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अब इसकी वजह से अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कोई बल्ब जोड़ दें, कोई फ़ैन जोड़ दें, तो कोई भी रेसिस्टर अगर कनेक्ट कर दें, कोई भी लोड, तो उस लोड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा 220 वोल्ट का, ठीक है, जिसकी वजह से उस लोड से होकर के करंट का फ्लो होने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं। अर्थ वायर को मैं अलग से समझाऊंगा। हाँ, इतना जान लो कि अर्थ वायर जो है पावर जनरेटिंग स्टेशन से नहीं आ रहा होता है। ये हमारे घरों के बगल में जो पोल गड़ा रहता है ना, बिजली का खंभा, उसके साथ वो उसका कनेक्शन अर्थ वायर का होता है। और एक्चुअल में एक छोर जो है अर्थ वायर का उस पोल के पास नीचे में एक मेटल प्लेट से वो कनेक्टेड रहता है, जो मेटल प्लेट ज़मीन के अंदर 2-4 मीटर अंदर में दफन रहता है, ठीक है, और वो अर्थिंग का काम करता है। और क्या होती है अर्थिंग, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से ये 3 वायर से होकर के करंट आगे बढ़ रहा है। 3 में, अर्थ वायर में ऑर्डिनरली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ये जान लो। अर्थ वायर में बहुत कभी कभी कुछ कारणों से करंट फ्लो होता है, जो हम डिस्कस करेंगे। करंट का फ्लो लाइव वायर से होकर के जा रहा है और न्यूट्रल वायर से होकर के रिटर्न होगा, ये रिटर्न पाथ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तुम समझ गए। अब ये जो लाइव वायर है आगे बढ़ता है, तो हमारे घरों में इस बिजली को पहुंचने से पहले इसका कनेक्शन सबसे पहले एक हाई रेटिंग वाले फ्यूज के साथ कर दिया जाता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो एक सर्टेन लिमिट तक के एम्पियर की करंट को तो अलाउ करता है। उससे ज़्यादा करंट होने पर उसमें इतनी एक्सेसिव हीटिंग होती है कि उसमें जो मौजूद तार होता है वो मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसकी डिटेल भी हम लोग अभी थोड़ी देर में अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइव वायर का कनेक्शन हम क्या कर देते हैं, इससे पहले कि ये हमारे घरों के मीटर बॉक्स में बिजली वाले जो हमारे जो भी अप्लायंसेज हैं उन तक पहुँचे, सबसे पहले इसका कनेक्शन इस 60 एम्पियर तक की रेटिंग वाले फ्यूज वायर से कर दिया जाता है, ठीक है। तुमने देखा होगा बड़े बड़े वो फ्यूज वायर होते हैं, चीनी मिट्टी के वो बॉक्स के अंदर एक मोटा सा एक तार होता है, एक खास तरह के एलॉय का बना हुआ, जो टीन और कॉपर के एलॉय होते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूज जो है 60 एम्पियर तक के रेटिंग वाले फ्यूज से उसका कनेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये फ्यूज मैक्सिमम 60 एम्पियर तक का करंट जो है सप्लाई होने देगा। और इसका कनेक्शन हमेशा लाइव वायर से होता है, न्यूट्रल वायर से नहीं। उसके बाद अब ये लाइव वायर फ्यूज से होकर के आगे बढ़ा, फिर इसका कनेक्शन हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसके साथ कर दिया जाता है, ठीक है, लाइव वायर का। और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली जो है इस मीटर से होकर के पास कर जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है जानते ही हो, इसमें एक चक्की नाच रही होती है और हमारे घरों में खपत होने वाले बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो एनर्जी है उसकी रीडिंग दे रही होती है कि कितनी यूनिट बिजली की खपत हुई, ठीक है। और 1 यूनिट का मतलब तुम जानते हो 1 किलोवाट आवर, जिसका मतलब 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या 3.6 × 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर जो है घरों में कंज्यूम होने वाले बिजली की मात्रा को मेजर करता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये लाइव और न्यूट्रल वायर आगे बढ़े और इधर अर्थ वायर, और फिर ये लाइव और न्यूट्रल वायर को एक मेन स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट मिला ये फ्यूज 60 एम्पियर तक की रेटिंग वाला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर, याद रखना, फिर उसके बाद मेन स्विच मिला। मेन स्विच क्या काम करता है, जिसमें लाइव और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इसका काम है कि इसके बाद जो भी
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जब हम चाहें तो यहाँ तुमने अक्सर देखा होगा घरों के पास, मीटर बॉक्स के पास एक हैंडल जैसा रहता है, उस हैंडल को डाउन कर दें, ठीक है, तो वो स्विच ऑन हो जाता है, ऊपर कर दे स्विच ऑफ हो जाता है, और इस तरह से ये मेन स्विच का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ हैंडल के फॉर्म में हो सकता है, कोई एक बटन प्रेस करके भी ये काम हो सकता है, लेकिन ये एक मेन स्विच होता है। तो इलेक्ट्रिक मीटर के बाद लाइव और न्यूट्रल वायर एक मेन स्विच से होकर के गुजरते हैं, जिसका काम ये है कि जब हम चाहें तो इसके आगे के सर्किट में करंट की सप्लाई हम रोक दें, और जब चाहें तो इसको स्विच ऑफ कर लें, जब चाहें तो स्विच ऑन कर दें, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइव और न्यूट्रल वायर आगे कनेक्शन लेकर के हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाने देते हैं। हाँ, ध्यान देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स समझना ज़रूरी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जब ये लाइव और न्यूट्रल वायर ये पहुँचते हैं, फिर ये अर्थ वायर भी, ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया अर्थ वायर में ऑर्डिनरली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। एक इमरजेंसी के केस में इसमें करंट फ्लो होता है, वो क्यों अलग से हम लोग समझेंगे। फिलहाल करंट फ्लो हो रहा है लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर, अगर बीच में सर्किट कंप्लीट हो जाए तो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आगे बढ़ के ये आ गए आपके एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सेंटर में। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है, यहाँ से बहुत सारे सर्किट ब्रांचेस निकलते हैं। जैसे मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रखा है नीचे कहीं भी किसी कोने में। तो इसका काम है कि अब उस अपार्टमेंट में मौजूद जितने भी फ्लैट्स हैं, अलग अलग हाउसेज जो हैं, उनको अलग अलग जो है कनेक्शन देना। तो इसी लाइव और न्यूट्रल वायर में से क्या करते हैं कि लाइव वायर को चिल करके काट करके एक तार निकाल दिया, न्यूट्रल को एक निकाल दिया, और इसमें से दो तार लेकर के एक फ्लैट नंबर 1 को दे दिया। फिर पैरेलल में ही क्या करना है, एक और लाइव वायर, एक और न्यूट्रल वायर लेकर के एक दूसरे रूम को कनेक्ट कर दिया, तीसरे रूम को कनेक्ट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम यही है कि एक बिल्डिंग में मौजूद जो अलग अलग फ्लैट्स हैं, जो भी अलग अलग हाउसेज हैं, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग सप्लाई देना, और उसके लिए अलग अलग सर्किट का इंतजाम करना, अलग अलग सर्किट बनाना। और ऐसा कैसे किया जाता है, तो इन्हीं लाइव न्यूट्रल वायर से अलग अलग वायरिंग्स करके और अलग अलग कनेक्शन दे दिया जाता है, और ये सभी जो है पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें से ये कुछ वायर्स जो हैं अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस को जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर हाउस को अगर मान लो कि एक लाइव और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन एक पर्टिकुलर हाउस को मिला है, जिस हाउस के अंदर एक बल्ब है, एक फैन है, एक सॉकेट है, एक बहुत सिंपल सा केस लें अगर हम, तो तुम देखो ये लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच वो बल्ब को या फैन को या जो भी इलेक्ट्रिक सॉकेट है या कोई भी जो भी डिवाइसेस है, अप्लायंसेस हैं, उनको लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच पैरेलल में कनेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं तो अलग से इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितने भी अप्लायंसेज हैं, तुम देख रहे हो लाइव और न्यूट्रल के बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। तो जो भी अप्लायंसेज इनके पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि सभी अप्लायंसेज जो हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर रहेंगे, ठीक है। एक और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर सबकी स्विच अलग अलग रहती है इसमें, तो अगर मान लो कि बल्ब बुझाना है, हमें बल्ब स्विच ऑफ करना है, तो बल्ब को स्विच ऑफ करेंगे तो इस फैन और सॉकेट या और किसी तीसरे चौथे डिवाइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है इसका, ठीक है। इसलिए भी पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर किया जाता है। और भी कारण है जिसको हम लोग जानेंगे डिटेल में, एक अलग से क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लाइव और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक बिल्डिंग में मौजूद अलग अलग फ्लैट्स के लिए कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, और एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर, एक पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर जो भी अप्लायंसेज होंगे सब लाइव और न्यूट्रल के बीच पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि सॉकेट को भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं, ये तो हो गया हमारा एक लेआउट फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अच्छा, एक और बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जैसा मैंने बताया कि एक फ्लैट में मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग फ्लैट्स के लिए अलग अलग वायरिंग्स कर दी जाएगी लाइव और न्यूट्रल वायर की, और अलग अलग उनको
पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट जो है बना दिया जाएगा, ड्रॉ कर लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में प्रत्येक ब्रांच के लिए, प्रत्येक हाउसेज के लिए मेन स्विचेस भी होते हैं, ठीक है, एमसीबी जिसको कहते हैं। किसी भी एक एमसीबी को अगर डाउन कर दिया जाए, कोई भी एक मेन स्विच ऑफ कर दिया जाए तो एक पर्टिकुलर हाउस में जो है सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान से समझना। इसमें फ्यूजेस भी रहते हैं, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूजेस भी होते हैं, ठीक है। और ये फ्यूज़ क्या काम करते हैं, तो फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है जिसमें चीनी मिट्टी के एक केस के अंदर एक वायर होती है, एक सर्टेन लेंथ की, एक सर्टेन थिकनेस की, किस चीज़ की बनी हुई, टीन और कॉपर की एलॉय की बनी हुई होती है, ठीक है। और अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग जगह पर अलग अलग थिकनेस के ये फ्यूज वायर्स होते हैं। तो फ्यूज वायर एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक आवश्यकता से अधिक करंट पास नहीं होने देता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, जिसकी वजह से उनमें एक्सेसिव हीटिंग नहीं होती है और वो जो है डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये जो फ्यूजेस हैं ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में अलग अलग हाउसेस के लिए अलग अलग फ्यूजेस मौजूद रहते हैं, जिनका काम है कि एक सर्टेन लिमिट से अधिक करंट को उस पर्टिकुलर फ्लैट में जाने नहीं देना। अगर ऐसा होता है, अगर करंट की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड करती है तो वो फ्यूज के अंदर का जो वायर है वो खुद हीटिंग, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है, वो एक सर्टेन आवश्यकता से अधिक करंट पास होने पर वो खुद मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि करंट ज़्यादा होने से हीटिंग होती है और हीटिंग ज़्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि वो फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब आवश्यकता से अधिक करंट जाती है। तो इस तरह से फ्यूज जो है अलग अलग हाउसेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनको एक्सेसिव करंट से और के डैमेज से बचाने का काम करता है। क्लियर है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अलग अलग हाउसेस के लिए, अलग अलग फ्लैट्स के लिए अलग अलग स्विचेस का भी इंतजाम रहता है। ठीक है, तो ये दो मेन पार्ट होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब समझ गए होगे, और एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर जो सप्लाई आ रही होती है तो तुम ये भी समझ गए होगे कि उन लाइव और न्यूट्रल के बीच उन सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये जो तीसरा वायर है जिसके बारे में मैं 2 बार बोल चुका कि कोई करंट वरेंट फ्लो नहीं होता है, ये बात तो सही है। तो ये करता क्या है ज़रा ये भी समझ लें हम। तो ये जो तीसरा वायर होता है जिसको अर्थ वायर कहते हैं, जिसके ऊपर एक ग्रीन इंसुलेशन लगी रहती है, इसका एक छोर कनेक्ट हो रही है, डॉटेड डॉटेड जो दिखलाया गया, इसका वन एंड कनेक्ट होता है हमारे घरों के बगल में जो पोल है ना, जहाँ से ये तीनों वायर आ रहे हैं, वहाँ ज़मीन में एक मेटल का प्लेट जो है 2-3-4 मीटर की गहराई में गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, और उसके साथ इसका कनेक्शन रहता है। और ये जो वायर है इसकी रेसिस्टेंस बहुत ही कम होती है। किसकी तुलना में? हमारे बॉडी की तुलना में इस वायर की रेसिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तुम पूछोगे कि सर इसका दूसरा एंड कहाँ जुड़ा रहता है? तो ये जो डॉटेड डॉटेड से दिखाया गया ये जो वायर है, इसका दूसरा छोर जो है, तुम देखे होगे हमारे घरों में जो सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, सॉकेट में 3 पिन वाले जो सॉकेट्स होते हैं, जैसे मान लो ये उंगलियों को मैं दिखाऊं, ये 2 उंगलियां ये इसको दिखा रही हैं और ये 3rd पिन को दिखा रहा है। तो ये जो 3 पिन एक सॉकेट में जो है इसको लगाएंगे, तो जो 3 पिन वाले सॉकेट्स है उसमें तुमने देखा होगा कि 2 तो अगल बगल में पैरेलल पिन्स होते हैं जिनकी होल्स की डायमीटर कम होती है। एक जो तीसरा वाला होता है जिसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, जो बड़ा होता है, बड़ा होल होता है, उसके साथ कनेक्शन रहता है। ये जो अर्थ वायर होती है, एक छोर तो यहाँ कनेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोल के पास आपका ज़मीन के अंदर एक मेटल प्लेट से, दूसरा कनेक्शन जो है इसका ये हो गया यहाँ उस सॉकेट के वो जो मोटा वाला होल है ना, जो लार्जर डायमीटर वाला होल है, वहाँ पर उसका कनेक्शन है। अब पूछोगे कि ये करता क्या है? तो मान लो कि हम कोई ऐसा अप्लायंस यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक आयरन के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो वायरिंग हुई पड़ी है उसमें केबल रहता है 1-1.5 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा, जो भी है। तो
वो इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है आयरन के साथ जो कनेक्टेड जो वायर होता है उस वायर का एक प्लग से कनेक्शन रहेगा और उस वायर में 3 तार होंगे, उसमें एक ही बंडल में 3 तार होकर गुजरेंगे। उन 3 तारों में से एक तार का कनेक्शन जो है वो मोटे वाले पिन से होता है। वो जो प्लग लगाओगे ना इस सॉकेट में सप्लाई लेने के लिए, जब आप इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करोगे तो एक प्लग जो लगा रहेगा इलेक्ट्रिक प्रेस के साथ कनेक्टेड जो केबल है उसके साथ, जिसमें 3 वायर आते हैं, उन तीनों वायर का कनेक्शन जिस प्लग से रहता है तो उस प्लग में 3 पिन होंगे। तो 2 तो पतले पतले पिन होते हैं और एक मोटा पिन होता है, तुम देखे हो, ठीक है। तो ये जो मोटा वाला पिन है तो उसका कनेक्शन जिस सॉकेट के जिस पार्ट में होगा वो भी एक डायमीटर अधिक लार्जर डायमीटर वाले होल के साथ होगा। तो जब हम सॉकेट में उस 3 पिन वाले प्लग को कनेक्ट करेंगे तो मोटा वाला पिन जो है जिस होल में कनेक्ट होगा तो एक्चुअल में वो अर्थ पिन होता है, वो एक तरह से कहेंगे कि वो अर्थिंग हो गया। अब समझो कि ये क्या करता है। तो ये जो अर्थिंग है, तो जब हमने मान लो कि इलेक्ट्रिक आयरन जैसा गैजेट यूज़ किया और प्लग हमने यूज़ कर दिया, इस सॉकेट में लगा दिया, तो एक तो हो गया लाइव, ये मैं अलग से दिखा दूँ, ये एक होल हो गया जिसमें एक पिन आ गया, एक पिन यहाँ आ गया और एक ये मोटा वाला पिन जो है ये दिखा दिया आपको, तो और प्लग लगा दिया। तो ये 2 पिन तो यहाँ लग गए और ये मोटा वाला पिन जो है इस लार्जर डायमीटर वाले होल से होकर आ गया, जिसका कनेक्शन जो है अर्थ वायर से हुआ पड़ा है, जो कि इलेक्ट्रिक पोल के पास एक मेटल प्लेट से ज़मीन में कांटेक्ट बनाए हुए है। तो ये जो मोटा वाला पिन है इसका कनेक्शन इससे हो गया, एक तरह से अर्थिंग से हो गया। अब ये मोटा वाला पिन कहाँ से जुड़ रहा है? अल्टीमेटली ये वायर आ रही है इलेक्ट्रिक आयरन के पास और इसका कनेक्शन जो है वो 3rd पिन का, या जो कहो कि जो अर्थिंग वायर है उसका कनेक्शन एक्चुअल में वो जो मेटल पार्ट है जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसकी जो मेटेलिक बॉडी है उसके साथ उसका कनेक्शन रहता है, मेटेलिक बॉडी के साथ। तो मेटेलिक बॉडी में ऐसे तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है और जिसकी वजह से जो है ये अगर हम 3 पिन वाला प्लग यूज़ कर दें, सॉकेट में लगा दें, तो भी ये क्या होगा, ये अर्थिंग वायर में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बाई फॉल्ट जो हम इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर लगे हुए जो 3 वायर हैं हमें बाहर से तो दिखाई नहीं देंगे कि अंदर क्या चल रहा है, किसी वजह से तार खींच गई या इंसुलेशन जो है वो ख़त्म हो गया, ऊपर की रबर कोटिंग जो है मेल्ट कर गई किसी वजह से, या झड़ गया, कुछ हो गया। तो होता क्या है कि कभी कभी ये जो 3 तार जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, जैसे कूलर कभी कभी झटके देता है, कूलर में कभी कभी छूने पर करंट मारता है, इलेक्ट्रिकल ये जो प्रेस होता है वो भी कभी कभी करंट मार सकता है अगर अर्थ पिन नहीं है तो होता क्या है कि ये जो 3 वायर जो अंदर में उस मेटेलिक उस इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर कनेक्ट होते हैं, तो एक तो लाइव वायर कनेक्ट होता है, एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है 2 पिन से, और तीसरा वाला जो मोटा वाला वायर है उसका कनेक्शन रहता है उसकी मेटेलिक बॉडी से, उस इलेक्ट्रिकल गैजेट की मेटेलिक बॉडी से, जिसमें कोई करंट वगैरह नहीं आता है। तो होता क्या है कि कभी कभी बाई फॉल्ट या लाइव वायर की इंसुलेशन वगैरह मेल्ट कर जाए, किसी तरह का डैमेज हो जाए, तो अंदर में लाइव वायर कभी कभी उस मेटल की बॉडी से टच कर रहा होता है, जो कि हमें बाहर से दिखता नहीं है। हाँ, छुएंगे तो हमें झटका लगेगा। कि ऐसा हो कि कभी लाइव वायर जो है किसी भी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से जो भी मेटेलिक अप्लायंसेस है, गैजेट है, उसके अंदर गलती से वो स्क्रू से निकल गया या किसी तरह से उसका कनेक्शन जो है उस मेटल की बॉडी से हो गया, कूलर की मेटेलिक बॉडी उससे हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन की मेटेलिक बॉडी उसके साथ हो गया, फ्रिज की मेटेलिक बॉडी उसके साथ हो गया, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। तो अगर ये 3rd पिन है तो होगा क्या कि मैंने बताया कि ये 3rd पिन का कनेक्शन कहाँ से रहता है, उस गैजेट की वो जो प्लग लगाया है ना हमने, उस प्लग का जो मोटा वाला पिन है कनेक्ट हो गया यहाँ से, और वहाँ से वो चला गया मेटल बॉडी के अंदर, मेटल को टच कर रहा है। तो मेटल बॉडी में अगर लाइव वायर कभी गलती से टच हो गया तो वो करंट इस रास्ते से, इस 3rd पिन वाले रास्ते से होकर के ग्राउंडेड हो जाता है और आकर के यहाँ ये मेटल प्लेट में अर्थ के अंदर चला जाता है। और दरअसल जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो
हमारा अर्थिंग वायर है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो हमारे बॉडी की इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस से बहुत ही कम होती है। तो मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट में जिसके अंदर लाइव वायर गलती से किसी वजह से तार के खींच जाने की वजह से, उसकी इंसुलेशन झड़ जाने की वजह से, किसी वजह से भी वो अगर अंदर में मेटेलिक बॉडी को टच कर रही है जिसकी वजह से हमें छूने पर उसको शॉक लगेगा, लेकिन अगर उसका कनेक्शन अर्थ पिन से है उस मेटल बॉडी का, तो देखो अब करंट के पास दो रास्ते हो गए। जब हम उस मेटलिक बॉडी को टच करेंगे तो या तो वो हमारे बॉडी से होकर के अर्थ में जाए, या फिर वो जो थर्ड पिन जिसका कनेक्शन अर्थिंग, जिसकी अर्थिंग हुई पड़ी है, जिसका कनेक्शन वो मेटल ब्लॉक से है जो ज़मीन में दफन है, तो या तो उस रास्ते से होकर के जाए। तो करंट जो है बड़ी होशियार है। करंट जो है वो जान जाती है कि वो कौन सा रास्ता जो है लिस्ट रेसिस्टिव पाथ है। तो करंट को अगर फ्लो करने के लिए दो रास्ते दिए जाएं, एक कम रेसिस्टेंस वाला, दूसरा हाई रेसिस्टेंस वाला, तो करंट जो है ज़्यादातर जो है लिस्ट रेसिस्टेंस वाले पाथ से होकर के फ्लो होती है, हाई रेसिस्टेंस पाथ से कम फ्लो होती है। जैसा मैंने बताया कि अर्थ वायर की रेसिस्टेंस हमारे बॉडी की रेसिस्टेंस से काफ़ी कम होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है अप्लायंस मेटालिक है और उसके अंदर लाइव वायर जो है कॉन्टैक्ट में आ रहा है उस मेटल बॉडी के, तो उस करंट के पास दो रास्ते होंगे जब हम उस बॉडी को टच करेंगे। तो एक तो हमारे बॉडी से होकर के करंट अर्थ में जाए, या फिर दूसरा अर्थ वायर से होकर के वो मेटल बॉडी से होते हुए जो है अंत में अर्थ में एंट्री ले। तो चूंकि अर्थ वायर की रेसिस्टेंस काफ़ी कम होती है तो करंट जो है हमारे बॉडी वाले पाथ को कम से कम सेलेक्ट करता है, और ज़्यादातर करंट जो है उस अर्थ पिन से होकर के और अर्थ वायर से होते हुए वो जो जहाँ अर्थिंग हुई पड़ी है वहाँ मेटल बॉडी के साथ वहाँ ज़मीन में चला जाता है। तो इस तरह से ये एक तरह से हमारी सेफ्टी करता है। तो ये जो अर्थिंग वायर है ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी इस तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, तो ये हमें ये जो इलेक्ट्रिक शॉक है उससे बचाने में मदद करता है। तो एक तरह से देखो तो हमारे पूरे अभी जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बतलाया इसमें दो तरह के डिवाइसेज हैं। एक तो अर्थिंग ऑफ वायर, अर्थिंग, दूसरा फ्यूज। ये दो डिवाइसेज जो हैं ये सेफ्टी डिवाइसेज हैं। फ्यूज क्या करता है, आवश्यकता से अधिक करंट जो है वो सर्किट के अंदर जाने नहीं देता है, जिससे कि हमारे सर्किट जो है जलने भुनने से बच जाते हैं, एक्सेसिव करंट से और एक्सेसिव हीटिंग से डैमेज होने से बच जाते हैं। और एक तरह से फ्यूज जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स के। दूसरा ये अर्थ वायर जो है हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है, तब जब किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट को हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर किसी फॉल्ट की वजह से अगर लाइव वायर उस मेटालिक पार्ट को कांटेक्ट में आ जाए तो ठीक है, वैसी स्थिति में ये अर्थ पिन जो है हमें हेल्प करता है, हमें जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये दो सेफ्टी डिवाइसेस हो गए। तो ये इस तरह का कनेक्शन जो है हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में होता है। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अर्थिंग भी आपने समझ ही लिया, वर्किंग ऑफ अर्थिंग भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पैरेलल कनेक्शन है, मैंने बताया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद हमारे घरों में जो भी डिफरेंट अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की जो कनेक्शन करी जाती है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। तो एक दो कारण तो मैंने बताया था, इसको ठीक से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पहला, इट इंश्योर्स दैट ऑल कंपोनेंट्स इन द सर्किट आर एट द सेम वोल्टेज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें इस बात की गारंटी मिलती है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे सबके बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए हमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी अप्लायंसेस के क्रॉस होगा, ठीक है। दूसरी बात कि पैरेलल सर्किट में अगर एक अप्लायंस वर्क करना स्टॉप कर दे, ठीक है, ये डैमेज हो जाए या स्विच ऑफ कर दें, किसी वजह से एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर दें, तो दूसरे अप्लायंसेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे अप्लायंसेस अपना नॉर्मली वर्क करते रहते हैं। अगर एक डिवाइस, एक गैजेट हमारा डैमेज हो गया या स्विच ऑफ हो गया तो दूसरे डिवाइसेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपना ऑलरेडी नेचुरली वर्क कर रहे होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ पर देखो इस चीज़ को, दूसरी ये सर्किट को, अब मान लीजिए बल्ब का स्विच ऑफ कर दें हम, तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, ये फैन थोड़ी ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि इसको तो लाइव
ड्राइव और न्यूट्रल के बीच कनेक्टेड है पैरेलल में, तो ये अपना 220 वोल्ट का सप्लाई गेन करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई तीसरा गैजेट है तो किसी भी एक डिवाइस को स्विच ऑफ करें या बल्ब फ्यूज हो जाए किसी वजह से, दूसरे तीसरे डिवाइसेस पर पैरेलल कनेक्शन में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनकी फंक्शनिंग पर। तीसरा, ईच अप्लायंसेज हैड इट्स ओन स्विच, सब अप्लायंस के अपने अपने स्विच होते हैं जिससे कि जब हम चाहें जिसको ऑन कर सकें, जिसको चाहें ऑफ कर सकें। तो ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है ये पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन अगर होता तो उसमें दिक्कत क्या थी, एक स्विच ऑफ करेंगे तो सारे अप्लायंसेज जो हैं उनके स्विचेस ऑफ हो जाएंगे, सब के सब जो हैं ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, चौथा, तुम जानते हो कि दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो सबसे कम रेसिस्टेंस वाला जो वैल्यू होता है उससे भी कम हो जाती है। यानी कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि इसका नतीजा ये होता है कि पैरेलल कनेक्शन में जो भी गैजेट्स हैं सबका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही होगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सर्किट का वो काफ़ी कम हो जाता है और जिसकी वजह से हम मेन सोर्स से अधिक करंट हम ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, सप्लाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट की मिल पाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ये 4 एडवांटेज जो है पैरेलल कनेक्शन के आपको हमने समझा दिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जिक्र मैं वैसे तो कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता दूँ, इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओवरलोडिंग इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में करंट का हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने लगना। ठीक है, किसी वजह से। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूज। जैसे मान लो कि 2-3 प्रकार के फ्यूज हम यूज़ करते हैं, 2 तरह के, एक 5 एम्पियर रेटिंग वाले, ठीक है, और एक 15 एम्पियर रेटिंग वाले, अलग अलग रेटिंग के फ्यूज होते हैं। तो फ्यूज़ की रेटिंग का मतलब ये हुआ, मान लो 5 एम्पियर रेटिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वो फ्यूज़ लगा हुआ है 5 एम्पियर का, वो उसकी क्षमता ये है कि वो 5 एम्पियर से अधिक करंट सर्किट के अंदर एंट्री नहीं होने देगा। उससे अधिक करंट होने पर क्या होगा, वो खुद मेल्ट हो जाएगा, एक्सेसिव हीटिंग के कारण वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 एम्पियर वाला फ्यूज लगा हुआ है तो उसकी क्षमता ये है कि वो 15 एम्पियर तक की करंट को सर्किट में जाने देगा। उससे अधिक करंट अगर जाने की कोशिश करेगा तो वो खुद मेल्ट कर जाएगा, खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, अपना बलिदान दे देगा, खुद मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं उनको डैमेज होने से बचा देगा। तो ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो अलग अलग रेटिंग के होते हैं और जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता अनुसार हम फ्यूज का इस्तेमाल हम सर्किट में करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक चीनी मिट्टी के एक केस में एक थिन वायर होती है, जैसा मैंने बताया कि मेटल की वो एलॉय होती है, ठीक है, और जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो फ्यूज वायर जो है वो एक मेटेलिक वायर होता है, एक्चुअल में एक तरह का एलॉय होता है। किस चीज़ का, कॉपर और टीन का एलॉय होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण ये आसानी से टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो सकता है, मेल्ट कर सकता है और इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है। हाई रेसिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, जब इसमें करंट जाएगा तो या तो फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट H=I²R जो फॉर्मूला होता है, तो R अधिक होने पर हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी, तो रेसिस्टेंस हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। रेसिस्टेंस हाई होने से हीटिंग ज़्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से बड़ी आसानी से मेल्ट कर जाएगा। इसलिए हम किस मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, टीन और कॉपर के एलॉय का सिलेक्शन करते हैं, उससे मिलकर के जो एलॉय बनता है। ठीक है, और ये इसका पूछ दिया जाए आपसे कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ये क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक करंट जाने पर, चूंकि इसकी रेसिस्टेंस तो ज़्यादा होती है, आई भी ज़्यादा हो गया, तो I²R फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हीट ज़्यादा होगी और उस हीटिंग इफेक्ट के कारण इतना टेम्परेचर बढ़ेगा कि ये खुद जो है मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही लो है, मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा और एक सर्टेन लिमिट से ऊपर करंट को सर्किट के अंदर एंट्री नहीं होने देगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, गैजेट्स को डैमेज होने से बचाएगा। तो एक और बात जान लो, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। फ्यूज को सीरीज में, एक लाइव वायर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसका ख्याल रखना। ठीक है, क्योंकि लाइव वायर से ही करंट को आना है मेन। ठीक है, तो अब वर्किंग ऑफ फ्यूज़ क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको कि जब किसी कारण से सर्किट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा करंट आने लगे, या तो ओवरलोडिंग के कारण हो सकता है या फिर शॉर्ट सर्किटिंग में अभी बताऊंगा क्या होता है उसकी वजह से हो सकता है। तो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से अगर सर्किट के अंदर करंट आवश्यकता से अधिक फ्लो होने लगता है तो ये फ्यूज जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, खुद
मेल्ट कर जाता है हीटिंग इफेक्ट के कारण, और सर्किट में एक सर्टेन लिमिट से अधिक करंट जाने से बचाता है और सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है। और जैसा मैंने बताया कि ये अलग अलग रेटिंग के फ्यूजेस होते हैं। मान लो कि दो फ्यूज हमें दे रखे हैं, एक 5 एम्पियर रेटिंग का, एक 15 एम्पियर रेटिंग का। ये दो तरह के फ्यूज चूँकि डोमेस्टिक यूज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो 15 एम्पियर रेटिंग वाला तुमने देखा होगा कि जो गैजेट्स जो हैं हाई पावर वाले होते हैं, मतलब जब अधिक लोड लेते हैं, अधिक करंट ड्रॉ करने वाले होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो 5 एम्पियर वाला जो 5 एम्पियर रेटिंग वाला जो फ्यूज होगा वो 5 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट अलाउ कर सकता है। उससे अधिक होने पर वो मेल्ट करके और सर्किट में करंट जाने से 5 से 5.25 एम्पियर भी हुआ तो उसको जाने से रोक देगा। अब चूंकि सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। और 15 एम्पियर तक की रेटिंग वाला क्या करेगा कि वो 15 एम्पियर तक करंट को अलाउ कर सकता है, और उससे अधिक करंट होने पर सर्किट वो खुद मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को डैमेज होने से बचाएगा। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर की रेटिंग वाले दो फ्यूज वायर दे रखे हैं। इन दोनों फ्यूज वायर में बताओ किस वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो एक बात बताओ, ये जो दो फ्यूज वायर होंगे ना, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर वाले, दोनों की लेंथ तो सेम रहती है, ठीक है। बात सिर्फ थिकनेस की करें तो 15 एम्पियर वाले का सीधा सा मतलब है कि वो अधिक करंट अलाउ कर रहा है। अधिक करंट तभी अलाउ करेगा जब उसकी खुद की रेसिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और रेसिस्टेंस कम कैसे होगी, तो तुम देखो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R = ρl/A। तो 15 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज अगर करंट को ज़्यादा करंट को अलाउ कर रहा है तो उसका R कम होना पड़ेगा। R कम होने के लिए तुम देखो लेंथ तो फिक्स है, एक सर्टेन मटेरियल की रेसिस्टिविटी फिक्स है, तो R को कम करने के लिए A को ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि मोटी वायर लेनी पड़ेगी। तो ये जो चीन कॉपर की अलॉय की बनी हुई जो मटेरियल की ये जो वायर यूज़ करते हैं हम एज फ्यूज वायर, तो 15 एम्पियर की रेटिंग वाले फ्यूज वायर की मोटाई ज़्यादा होगी, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक लेनी पड़ेगी ताकि उसका रेसिस्टेंस कम हो और 15 एम्पियर तक की करंट को वो परमिट कर सके, ठीक है। और 5 एम्पियर वाली रेटिंग क्या होगी, चूंकि वो कम करंट अलाउ कर रहा है तो रेसिस्टेंस उसकी ज़्यादा होनी पड़ेगी। रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए एरिया को थिन होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वायर पतली होगी। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट तो बहुत पूछे जाते हैं। 5 एम्पियर वाले की जो मोटाई होगी कम होगी और 15 एम्पियर की रेटिंग वाले फ्यूज वायर की मोटाई अधिक होगी। क्लियर है। अब समझते हैं कि ओवरलोडिंग क्या होता है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। पहले ओवरलोडिंग समझते हैं। जब किसी घर में मान लो कि हम बहुत सारे गैजेट्स एक साथ इस्तेमाल करने लगे, इधर घर में जो है टीवी चल ही रहा है, फ्रिज तो ऑन रहता ही रहता है, गर्मी का मौसम है, एसी भी ऑन कर दिए हैं, हाँ। तो ये सारे गैजेट्स जो हैं, एक गैजेट एक साथ अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो अधिक करंट ड्रॉ करने वाले हैं सर्किट में, तो सब कुछ न कुछ करंट ड्रॉ करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, हालांकि वो कॉपर के बने होते हैं लेकिन फिर भी उनकी भी कुछ रेसिस्टेंस होती है, नाम मात्र की सही, लेकिन इस कारण से उसमें हीटिंग होने लगती है। और अगर हम बहुत सारे गैजेट एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर हेवीली लोडेड गैजेट्स जो हाई पावर रेटिंग वाले गैजेट्स हैं, जो अधिक पावर कंज्यूम करने वाले हैं, जो अधिक करंट जिनको चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसे गैजेट अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बहुत सारे गैजेट्स एक साथ इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। उस एक्सेसिव करंट की वजह से एक्सेसिव हीटिंग हो सकती है और सर्किट डैमेज हो सकता है। तो इस घटना को ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो डेफिनेशन देख लो, व्हेन द टोटल पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस की जो टोटल पावर रेटिंग है जो कि सर्किट में कनेक्टेड है, जब एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो इसके कारण लार्ज करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। और इफ़ द टोटल करंट ड्रॉन बाय ऑल द अप्लायंसेस, और जो बहुत सारे अप्लायंसेस जो करंट ड्रॉ करने वाले हैं, अगर उन द्वारा ड्रॉ किया गया टोटल करंट एक सेफ्टी लिमिट वायरिंग की, हर वायरिंग की एक सेफ्टी लिमिट होती है, मतलब कि एक सर्टेन मैक्सिमम करंट को वो अलाउ कर सकता है जिसके बाद वो डैमेज हो जाएगा एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। तो अगर ये जो बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ हो रहे हैं उनके द्वारा ड्रॉ किए जाने वाला करंट जो है, वायरिंग जिस वायरिंग के तहत वो उनका कनेक्शन हुआ पड़ा है, उस वायरिंग की सेफ्टी लिमिट को एक्सीड कर जाता है, तो वो वायरिंग जो है ओवर हीटेड हो जाएगी और उसकी वजह से उसके ऊपर की इंसुलेशन जो है मेल्ट करने लगेगी और सर्किट जो है डैमेज हो जाएगा। दिस
दिस इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब बहुत सारा लोड, बहुत ज़्यादा करंट सर्किट के द्वारा ड्रॉ किया जाना। और ऐसा कब होगा? जब हम हाई पावर वाले अप्लायंसेस बहुत सारे एक साथ यूज़ करना शुरू कर दें। अब एक लास्ट है शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जाता है। जैसे मान लो कि आंधी तूफान आया, हवाएं तेज बह रही हैं और लाइव वायर न्यूट्रल वायर सट गए आपस में, भिड़ गए, ठीक है। तो देखो क्या होगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यहाँ से आ रहे थे, एक बल्ब से जुड़ रहे थे, और जब ये वायर बल्ब से होकर के गया तो सर्किट क्लोज हो रहा था, ठीक है, और बल्ब ग्लो कर रहा था। मान लो कि आंधी तूफान आया या किसी वजह से भी अगर ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर पहले ही कांटेक्ट में आ गए तो पाथ शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब पाथ जो पहले ये बल्ब से होकर के आना था फिर न्यूट्रल तक, तो पाथ तो शॉर्ट हो गया, करंट का पाथ ये हो गया। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्या हुआ कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ फ्लो होने लगता है, पूरे सर्किट की रेसिस्टेंस काफ़ी लेस हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है? बाई मिस्टेक, बाई फॉल्ट, ड्यू टू एनी रीजन, व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर, देन द पाथ ऑफ द सर्किट बिकम शॉर्ट and the resistance of the entire circuit becomes very less and a large amount of current begins to flow through it, and due to which excessive heating takes place and the entire circuit may burn out, ठीक है। this is called short circuiting। तो लाइव वायर का न्यूट्रल वायर के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाने की वजह से सर्किट का रेसिस्टेंस कम हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो होने की वजह से एक्सेसिव हीटिंग के कारण सर्किट डैमेज हो सकता है। इसी घटना को हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल से मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको। सबसे पहले एनसीईआरटी के इस चैप्टर के एंड के मैग्नेटिक इफेक्ट के लास्ट के सभी क्वेश्चंस करके आप मुझे कल शाम तक सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें सॉल्व करके भेजें, और जो भी नहीं होगा आपसे वो मैं करूँगा। आज के लिए इतना ही। 1-2 दिन के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।